आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपसे नाम पूछा था कुछ पल पहले, तो आपके जो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं आपने बताया कि आपने कुछ तो कर रखी है प्रिपरेशन, और फिर आपने साथ में क्या स्टार्ट किया था आपने बताया? हाँ, बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन, बफर सॉल्यूशन का की प्रिपरेशन के इसको भी आपने प्रिपेयर किया, ठीक हो गया ना? तो आपको जो प्रिकॉशंस रखनी है किस टाइप से, वो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, और तो आपने कर ही लिया है प्रैक्टिकल्स के बारे में। और किसी बच्चे के बीच में दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो वो जब की जब मेरे से पूछ ले। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है यहाँ पे, जो मैं आपको सिर्फ वो बातें अब यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा के दौरान भी आपसे पूछी जाएंगी, तो इसलिए वो आपके लिए काम आने वाली है। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, विच रजिस्ट, जो रजिस्ट कर देता है, विच रजिस्ट द चेंज इन द पीएच, which resists the change in the pH of the solution when, या after the even after the addition of even after the addition of small amount of, आगे बोलो क्या आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस यूनिट। अब देखो स्मॉल अमाउंट ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर आप एक्सेस में डाल देंगे किसी दूसरे सब्सटेंस को तो क्या होगा, फिर तो पीएच में चेंज आना ही है, उसकी भी तो एक लिमिट है। मतलब डिपेंड करता है कि बफर सॉल्यूशन आपने इसमें कितना लिया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई ना कोई सॉल्यूशन ले रखा है, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कोई ना कोई पीएच है, कोई ना कोई इसकी पीएच है। फिर जो भी ये सॉल्यूशन था इसके अंदर आपने, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिया जिसकी पर्टिकुलर कोई पीएच है, फिर उसके अंदर आपने बाहर से कोई दूसरा सब्सटेंस डाला, दूसरा कोई सब्सटेंस कह दो, वो आपने डाला नंबर 2 के ऊपर, ये नंबर 2 के ऊपर डाला। फिर आपने क्या किया, नंबर 3 के ऊपर आपने इसके अंदर बाहर से क्या डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, एसिड और द बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और द बेस। अगर आप ये बीच में से पॉइंट नंबर 2 हटा दें, सब्सटेंस को हटा दें और आप एसिड और बेस डालेंगे, तो जो ये सॉल्यूशन की जो पीएच पहले थी उतनी नहीं रहेगी, इसके अंदर चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर, चेंज। लेकिन अगर हम ये सेकंड नंबर का सब्सटेंस पहले डाल देते हैं तो ये जो एसिड और बेस आपने बाहर से डाला, ये क्या करता है, ये सब्सटेंस पहले उस पर्टिकुलर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। तो मतलब वो एसिड और बेस का इफेक्ट इस सॉल्यूशन के ऊपर नहीं आता। लेकिन अब वो उसके एग्जांपल क्या है, कौन हो सकता है आपके बफर। तो जो बफर होता है आपने ध्यान दिया होगा उसके दौरान जब आप इसके एग्जांपल देखते हैं बफर के, और जो ये इसका एक्शन है, देखो इसने जो काम किया, इसका जो एक्शन है उसे बफर एक्शन कहा जाता है। इसकी जो टेंडेंसी है वो इसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब उसका एग्जांपल क्या, आप क्या करेंगे, आपके पास मिक्सचर होना चाहिए, आपके पास मान लीजिए एक सोल्ट है, किस चीज का सोल्ट है आपके पास, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का अगर आपके पास कोई सोल्ट है, बोलो क्या है, सोल्ट। दूसरा हमने क्या लिया, आपने कोई वीक एसिड लिया, वीक एसिड, और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया उसके अंदर सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, बताओ शाबाश। फॉर एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे कि मैंने आगे जो लाइन लिखी वो ठीक है गलत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड ले, और जो एसिटिक एसिड आपने लिया, अब आपको सोल्ट बनाना है, किस चीज का सोल्ट बनाना है, ये जो वीक एसिड आप ले, वीक एसिड ले, इसी को पहले लिख देता हूं, सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इन्हें बोलो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब जो ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड के अंदर ही अगर मैं यहाँ पे देखो CH3COH में अगर मैं NH यहाँ पे ऐड कर दूं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके बाद होगा क्या, देखो COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, देखो वाटर लॉस। तो सोल्ट बोलो कौन बना यहाँ पे, CH3COO Na, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसका सोल्ट बन गया। बोलो ये जो सोल्ट बना कब बना, किन दो चीजों के मिलाने से बना, ये वीक एसिड के अंदर जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तब ये सोल्ट बना। और ये सोल्ट हमने देखो यहाँ पे ले लिया CH3COO Na,
नाउ दैट मिक्सचर इज द, बोलो क्या, बफर। अब ये बफर का काम करे। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स क्या कर सकते हैं, अब वीक बेस ले लेते हैं। बोलो क्या ले लेंगे आप यहाँ पे, आपने वीक बेस लिया। वीक बेस फॉर एग्जाम्पल कौन ले लिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। उसके बाद अब इसमें आप क्या डालें, अब आपको सोल्ट लेना है। सोल्ट किसका लेंगे, यही वीक बेस। और इसके अंदर वो लोग डाल क्या दें, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आप डाल दें। जैसे आपने वीक बेस लिया, यहाँ पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, और इसमें बोलो आपने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन लेंगे, फॉर एग्जांपल HCl आपने ले लिया। दोनों के मिलाने से बोलो क्या बन गया यहाँ पे, NH4 और Cl, क्योंकि NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके वाटर लॉस, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो बोलो सोल्ट यहाँ पे कौन आया, NH4Cl। मतलब NH4OH और NH4Cl इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बोलो क्या है, एक बफर का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा वो यहाँ पे बफर का काम करेगा। क्लियर हो गया ना। तो जब भी आप के जो सिलेबस के अंदर जो आप बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके दौरान भी आपने इन बातों का ध्यान रखा होगा कि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, या आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को आप आपस में मिक्सअप कर रहे हैं, किसको मिला के फिर आप बफर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनका एक्शन। क्या देखा जाएगा, इनका एक्शन। अब इनका एक्शन कैसे देखें, उसको बोला जाता है बफर एक्शन। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई इसके बफर एक्शन को एक्सप्लेन करें, किसी के भी एग्जाम्पल को ले लें, ये ले लें, ऊपर वाला ले लें, कोई भी ले लें, तो आखिर यही क्यों है। या इससे पहले आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है बफर एक्शन के साथ में, देखो साइड बाय साइड एक चीज और लिखूंगा यहाँ पे मैं। एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बफर एक्शन ऑफ, मैंने सबसे पहले ले लिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे हमने लिखा था। तो आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल तो हमने लिखा नहीं। तो वीक एसिड बोलो कौन हुआ, देखो मैं साइड में अगर यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूं ऐसे, वीक एसिड तो कौन, एसिटिक एसिड। वीक बेस बोलो कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हो गया ना ऐसे, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव और ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, देखो वाटर लॉस। और उसके बाद जो भी चीज बने वो क्या है, बोलो आपका सोल्ट। अमोनियम एसिटेट आपका बन गया, प्लस वाटर निकल गया आपका। तो बोलो एग्जांपल क्या बन गया, बोलो यहाँ पे अमोनियम एसिटेट CH3CO NH4 पॉजिटिव इस टाइप से। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे कि सर एक चीज बताओ कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल ले लें कि सर हम NaOH ले लें बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बजाय, अगर हम एसिड ले लें HCl वीक एसिड की बजाय, और फिर हमारे पास सोल्ट बन जाए, तो सोल्ट बन जाएगा NaCl प्लस साइड में वाटर, तो सोल्ट हमारा ये बन गया। तो क्या NaCl आपके बफर का काम नहीं कर सकता, हम कहेंगे नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन आया कि क्यों नहीं कर सकता, तो उस चीज को समझने के लिए ही तो हमारी वो हेडिंग बनी जिसे हम क्या कह रहे हैं, बफर एक्शन। तो फिर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखो हमें करना क्या होता है, बफर एक्शन ऑफ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अमोनियम एसिटेट, देखो CH3COO NH4 पॉजिटिव, देखो इस टाइप से अगर हम इसका बफर एक्शन देखें यहाँ पे, तो देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप सबसे पहले इसी कंपाउंड को जो हमने लिखा आपके सामने, आप इसको लिख दें, देखो इस टाइप से, और आप इसको ब्रेक डाउन कर देंगे ऐसे, इसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद बोलो क्या मिलेगा, बोलो हमें CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ये मिलेगा ना हमें, ये सब्सटेंस हमें मिल गया। उसके बाद होगा क्या, अब क्वेश्चन ये आया कि हमने क्या किया, थोड़ा एसिड बाहर से डाल दिया। अब हम दो बातें देखो आपके सामने यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बोलो क्या डाले हम, एसिड। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, अगर आप बाहर से थोड़ा सा एसिड डाल दें, या व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बोलो क्या, बेस इज एडेड फ्रॉम द आउटसाइड, कोई भी चीज डाल दे, तो अब होगा क्या। अब जो बाहर से आपने थोड़ा एसिड डाला उसका नाम लिख देते हैं कि आखिर वो है कौन। जो बेस डाला आपने बाहर से उसको देख लेते हैं कि हमने डाला कौन। लेकिन अब होने क्या वाला है यहाँ पे कि जब भी आप बाहर से थोड़ा सा एसिड डालेंगे, एसिड मींस क्या मिलेगा हमें, अरेनियस साइंटिस्ट के अनुसार अगर हम देखें H पॉजिटिव आयन, तो जो H पॉजिटिव आयन हमें यहाँ पे मिले, तो जो भी बाहर से आए H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट की तरफ। नेगेटिव पार्ट बोलो कौन है यहाँ पे, एसिटेट आयन। तो हुआ क्या, जो ये एसिटेट आयन है CH3CO नेगेटिव, बाहर से आया है ये H पॉजिटिव आयन, बोलो फ्रॉम, हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम, बोलो क्या, आउटसाइड, बाहर से मिला हमें। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये एरो का साइन लगाया, और आगे बोलो कौन बन गया यहाँ पे, एसिटिक एसिड। देखो एसिड, और जो एसिटिक एसिड बना ये मैंने फुल, देखो हाफ एरो आगे लगाया,
और हाफ एरो मैंने पीछे लगाया। आखिर इसका मतलब क्या? आपने बड़े ध्यान से देखे, जो हाफ एरो मैंने आगे लगाया है देखो लंबी लाइन है, और हाफ एरो जो मैंने पीछे लगाया वो छोटी सी लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बनने वाला जो भी सब्सटेंस है वो एक वीक एसिड है। और वीक एसिड कौन होते हैं? आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है वीक एसिड और वीक बेस की, कि द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, उसे आप क्या कहते हैं बोलो? वीक एसिड। और आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, जब हम कंडक्टेंस की बात करते थे, कि जो ये वीक एसिड होता है, बोलो कौन? आपका एसिटिक एसिड हो गया जैसे। तो इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होता, फिर भी ये थोड़ा ही टूटता है, तो तभी तो उसका नाम वीक रख रखा है। और विच डिसोसिएट टू ए लार्जर एक्सटेंट, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, और जब आप उसमें डाइल्यूशन कर देते हैं तो दे डिसोसिएट 100%, उनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। उनको वास्तविकता में कितने H पॉजिटिव आयन देने थे, कितने OH नेगेटिव आयन देने थे जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस हो, तो उतने उन्होंने दे दिए, और उसकी एक्चुअल कंडक्टेंस हम डिटरमाइन कर पाए। तो इसलिए आपने वो लाइन सुनी थी ना वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि वी कैन एग्जैक्टली डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे डिसोसिएट 100% ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक आपकी ये लाइन आती थी, वी कैन नॉट डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ द वीक एसिड और द वीक बेस इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप आंसर क्या लिखते थे? बिकॉज दे नेवर डिसोसिएट 100% इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मान लीजिए मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर मैं जितने भी हम पार्टिकल है मेरे जैसे एक बीकर में, हम मान लीजिए पता नहीं कितने सारे, उसमें से कुछ एक टूट गए, थोड़े से आयन आए, लेकिन कुछ तो मेरे अंदर अभी भी है ना H पॉजिटिव है। मैं अपनी असली पावर दिखाई नहीं पा रहा। आप में से कई बच्चे ऐसे नहीं होते, उनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होता है, हम कहते हैं बेटा सुनाओ बेटा, उनके अंदर डला पड़ा है वो सारा पोटेंशियल, उनको कोई बाहर ही नहीं निकाल पा रहा, वो सुना ही नहीं पा रहे अपनी उन चीजों को। इसका मतलब क्या है कि है उनके अंदर, लेकिन वो सुना नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो मतलब वो वीक की कैटेगरी में आ गए, इसलिए उनको वीक बोल दिया जाता है तो उनके अंदर भी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। स्ट्रॉन्ग जो एकदम सारी बातें अपनी जो भी उनके दिमाग में सब कुछ वो बोल देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो आपने क्या देखा कि बाहर से जो आपने H पॉजिटिव आयन डाला था, देखो ये हमने एक कंटेनर भी बना दिया, देखो साथ के साथ इस कंटेनर के अंदर देखो मैंने डॉट डॉट लगाया, ये कोई सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये कोई सॉल्यूशन है। ये जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की बोलो क्या थी, कोई ना कोई pH थी। तो सॉल्यूशन की बोलो क्या है, कोई ना कोई है थी pH। फिर उसमें हमने क्या डाल दिया बोलो, पहले से बफर डाल दिया। देखो ये बफर, ये वाला बफर हमने पहले से डाल दिया। बाहर से जब आया बोलो कौन, बाहर से बोलो कौन आया, थोड़ा सा एसिड जब आपने डाला, उस एसिड के साथ बफर के कौन से पार्ट ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव ने इंटरेक्ट किया। नेगेटिव ने इंटरेक्ट करने के बाद बोलो कौन बन गया, एक वीक एसिड बन गया। और जो वीक एसिड है इट कैन नॉट डिसोसिएट फर्दर, वो फर्दर नहीं टूटेगा, उसने उसको कंज्यूम कर लिया, बैक डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी नहीं। तो क्या H पॉजिटिव आयन उस सॉल्यूशन के अंदर रहे फ्री फॉर्म के अंदर जो बाहर से आए थे? नो, नहीं है वो। तो इसलिए pH रिमेन अनचेंज्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमोनियम एसीटेट एक्ट एज द बफर, इसलिए बफर का काम करता है। सिमिलरली अगर हम बेस डाल दे बाहर से तो देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है H4 पॉजिटिव, जो बाहर से आया बेस थोड़ा सा डाला आपने, और वो डालने के बाद देखो फ्रॉम आउटसाइड ये बाहर से डाला गया था, और डालने के बाद बोलो कौन बना, बोलो आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। और उसी टाइप से हाफ एरो आगे दिखाया गया बैक डायरेक्शन में, छोटा सा एरो की मींस रिएक्शन आगे ही चलेगी इसी डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे बन गया वीक बेस। और इट मींस ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब OH आयन, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे, और pH क्या रहेगी, अनचेंज्ड, सेम रही। और जो ऐसा हो जाए और जिस सब्सटेंस की वजह से ऐसा हुआ उसी को कहते हैं बफर। क्या कहते हैं उसे? बफर। तो हेयर इन पर्टिकुलर केस अमोनियम एसीटेट एक्ट एज द बफर, क्योंकि इसने क्या कर दिया, बाहर से आने वाले, बाहर से ऐड होने वाले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को कंज्यूम कर लिया, और एक ऐसे सब्सटेंस में उनको कन्वर्ट कर दिया जो कि खुद वीक है, which do not dissociate further, so the pH will remain unchanged। ये तो हो गया इसका एग्जांपल। आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके दौरान एग्जाम में आ चुका होता है कि एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट। ऐसे ही आ जाए एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ, बोलो क्या, इसका जो एसिटिक एसिड ऑब्लिक में सोडियम एसीटेट के मिक्सचर का बफर एक्शन एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक में NH4Cl, इसका बफर एक्शन एक्सप्लेन करें। आपने देखा है ब्लड एक बफर का काम करता है, वहां पे कार्बोनिक एसिड होता है, जैसे कार्बोनिक एसिड जैसे हमारे ब्लड में बनता है, तो फिर जो कार्बोनिक जो एसिड बना वो एक वीक एसिड है ना वहां पे, प्लस उसके साथ काउंटर आयन आ गए, कार्बोनेट आयन आ, बाई कार्बोनेट आयन आ जाते। कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट आयन का जो मिक्सचर है वो बोलो क्या है, एक बफर का काम करता है। बोलो क्या बताया मैंने, कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, HCO3
नेगेटिव का जो ये मिक्सचर है ये बफर का काम करता है, इसलिए जो ब्लड की जो पीएच है वो क्या रहती है बोलो, मेंटेन रहती है, जो उसकी होनी चाहिए वही रहती है, उसके अंदर चेंज नहीं आता, क्योंकि ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हम कुछ ना कुछ तो खाते पीते रहते ही हैं, तो एंट्री तो होनी होती है, एनर्जी भी चाहिए, फूड भी हम खाएंगे, फूड का नेचर भी अलग अलग होगा, तो ब्लड के अंदर जब एंटर करेंगे तो ब्लड में ऐसे तो उसकी पीएच चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती चेंज, क्योंकि ब्लड जो बफर का काम करता है इनकी वजह से बाइकार्बोनेट, सो कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन का जो मिक्सचर है इट एक्ट एज द बफर इन द ब्लड। क्लियर हो गया बेटा? तो ये यानी बफर का काम था। फिर आप देखो अब करेंगे क्या, आपको क्या पता चले, जैसे आपके सिलेबस के अंदर है ना कि प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन, आपको जो बनाना है, जब आप बनाएंगे तो उसके बाद उसको चेक कैसे करेंगे, आप जो भी पीएच मीटर लेके और जो आप जैसे ऐसे कोई भी बीकर लेंगे उसके अंदर जो भी आप सॉल्यूशन लेंगे, सबसे पहले आप उस गिवन सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन कर लेंगे, और पीएच की सॉल्यूशन की पीएच डिटरमाइन करने के बाद फिर आप उसमें पहले डालेंगे बफर, पहले बफर डालना है जो आपने बनाया है, ये चेकआउट करने के लिए कि वो आपने बफर ठीक से बना लिया कि नहीं बनाया है, तो फिर आप उसमें सेकंड स्टेप पे बोलो क्या डालोगे, जो मैंने बताया नंबर 2 क्या डालोगे, बोलो बफर, डाल दिया ना आपने बफर, फिर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल के देखें, शेक करें उसको, और फिर देखें क्या पीएच सेम है या चेंज हो गई, अगर पीएच रहती है सेम इट मींस आपने बफर सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक प्रिपेयर किया है, वो बफर का काम कर रहा है, और इसी टाइप से थोड़ा सा बेस डाल के देखें तो वो उसका चेकिंग हो जाती है, उसके बाद लास्ट में चेक भी करते हैं ना कि हमने काम ठीक किया है कि नहीं किया है, तो इस टाइप से आप उसको चेक भी करेंगे। तो आपके जो बफर सॉल्यूशन वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, जो आप बनाएंगे बफर सॉल्यूशन, आप वो अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। मान लीजिए आपके सिलेबस के अंदर ये वाला था आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला, तो जरूरी थोड़ी ना आप यही बनाए, अगर मान लीजिए ये चीज कोई एक बच्चा बना रहा है तो दूसरा बच्चा एसिटिक एसिड और ये वाला बना ले, किसी ने ये बना लिया, जरूरी थोड़ी ना ये बना, आप ये बना दो, अमोनियम एसिटेट तैयार कर लो, आप ये ले लो, तो यानी आप अलग अलग यानी काम करके देखिए, वही अपनी कॉपी में लिख दे आप कि हमने ये वाला काम किया है। क्लियर हो गया? कार्बोनिक, ये जैसे कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन वाला ले लो, ये नेगेटिव के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव तो काउंटर आयन होगा ही ना, तो वो आप वो ले सकते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, उसकी सेंस का पता होना चाहिए कि हमें वो करना कैसे है। क्लियर हो गया? तो बफर वाले काम में तो आपको ये काम इस तरह से करना है। एक चीज और हम आपको बता दें, कल कुछ बच्चे जैसे डिस्टिलेशन कर रहे थे प्रिपरेशन के दौरान, देखो प्रिपरेशन जब आप करते हैं ना तो उसके दौरान एक चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गई ये सारी बातें आपको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है इतने काम में से कोई डाउट? ठीक है, यहां तक बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, किसी को कोई ऐसी बात हो तो पूछना है, कर दो रेज इसको। अब देखो नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि देखो आप कोई भी जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके दौरान आप ये देखते हैं कि जैसे आपने क्या लिया, ये पर्टिकुलर मान लीजिए आप इसमें सेंट डाल दें तो ये सेंट बात बन जाएगा। आप कोई कंटेनर ले लें, कोई और कंटेनर देखो इस टाइप से, और इसमें आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल बात बन गए। कोई कंटेनर आपने ऐसा ले लिया जो इलेक्ट्रिक भी आते हैं आपके इस टाइप से, देखो इस टाइप से बने हुए होते हैं, इस टाइप से बने हुए। आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारे ऐसे देखो होल होते हैं, देखो ऐसे होल होते हैं, इनके अंदर आपने वाटर डाल रखा होता है, वाटर डल रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आपने दे दी, हीटअप हो गया, यहाँ पे आप अपना कंटेनर रखते हैं, वाटर बाथ बन गया ये, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या फिलअप कर रखा था, बोले यहाँ पे वाटर है तो वाटर बाथ, सैंड लिया तो सैंड बाथ, ऑयल लिया तो ऑयल बाथ, डिपेंडिंग अपॉन कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके दौरान आपकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, है ना, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होता है, अकॉर्डिंगली हमें क्या टेम्परेचर चाहिए, इसलिए आप देख पाते हैं जब भी देखो जो काम आप कर रहे हैं ना बेटा, जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ये सारे के सारे ऑलरेडी डन यानी प्रिपरेशन हैं, ये सारी की सारी वो हैं जो रिसर्चर पहले ही कर चुके हैं, ये सारी की सारी प्रिपरेशन वो है जिनका डाटा रिसर्चर आपको पहले दे चुके हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर पहले लिखा मिलता है इतने ग्राम ये रिएक्टेंट लें, प्लस इतने ग्राम ये डाल दें, प्लस इस सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दें, प्लस हीट करें, इतने टेम्परेचर तक उसको हीट करें और फिर इतनी देर तक करें, फिर ऐसे फिल्टर करें,
लिखा होता है ना बेटा, बिल्कुल सारा अमाउंट भी लिखते हैं बिल्कुल साथ के साथ। अब क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी बंदे ने इसके ऊपर काम किया होगा, किसी भी रिसर्चर ने, तो ये काम जब भी किसी जर्नल में पब्लिश होने के लिए जाता है, तो जर्नल सीधे उसको पब्लिश नहीं कर देता। हम आपको बता दें, उसमें होता क्या है कि उस वर्क को पहले अलग अलग बंदों के पास भेजा जाता है, अलग अलग दूसरे साइंटिस्टों के पास भेजा जाता है, जो उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। फिर वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके पास ये डाटा जाता है, हमारे वाला जो भी मान लीजिए हमने लिख दिया, फिर वो उसी काम को, जो जैसे अभी आपके लिखा हुआ है ना, वो उस काम को करके देखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो रिजल्ट उस बंदे ने दिया अपने काम का, क्या वही आ रहा है। फिर अगर वही सेम रिजल्ट आ जाए तो वो कहते हैं ओके रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, उस बंदे ने जो काम किया था ना, जो वो कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज को पब्लिश कर सकते हैं। तो फिर वो काम पब्लिश हो जाता है। और पब्लिशिंग के दौरान, काम करने के दौरान, अगर मान लीजिए हम किन्हीं दो चीजों को मिलाते हैं और इतना हीट करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, वो भी हमारी एक रिसर्च है। फिर उसके बजाय टेम्परेचर कुछ अलग कर दिया, रिएजेंट दूसरा डाल दिया, कोई प्रोडक्ट बन गया, तो वो भी हमारी रिसर्च का पार्ट बनता है। हम सारी बातें हमें लिखनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी, वही रिसर्च होती है। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ रिजल्ट आ गया, कुछ बन गया तो उसको नोट डाउन कर दें, अदरवाइज रिमेनिंग जो पेज है उसको टीयर ऑफ कर दें, ऐसा नहीं करना होता। आप अपने पेपर में भी वहां पे खास तौर पे लिखते हैं कि इस और इसको मिलाया इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो दूसरे बंदे फिर करके देखते हैं कि हाँ नहीं बना। तो वो भी तो एक टाइम सेविंग वर्क है, क्योंकि नहीं तो जब वो चीजें छप गई तो किसी को पता चल गया, ऐसा करने से तो काम नहीं होगा। तो फिर ताकि वो दोबारा से कोई बंदा उसके ऊपर काम ना करे, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब प्रिपरेशन में आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया। जो लिखा होता है टेम्परेचर हमें जितना चाहिए हीटिंग करने के लिए, या कई रिएक्शन ऐसी होती है जो कूल मीडियम में होती हैं, तो हर चीज के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए अलग अलग तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के हीटिंग प्रोसेस होते हैं। हमारे पास हीटिंग मेंटल भी होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, देखो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, यहाँ पे इसमें देखो नेट लगा हुआ होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी राउंड बॉटम फ्लास्क, देखो मान लीजिए हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो उस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम इसके अंदर देखो स्टेप से यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं, देखो स्टेप से राउंड बॉटम फ्लास्क लगा। यहाँ पे क्लैंप की हेल्प से, स्टैंड की हेल्प से हम इसको टाई अप कर देते हैं, इसको बांधते हैं इससे, इस साइड से यहाँ पे रख देते हैं अपनी राउंड बॉटम फ्लास्क को। पर कंडेंसर लगाना है तो कंडेंसर लगा देंगे, जैसे भी जो भी प्रोसेस होता है हमारा। तो कहने का मतलब क्या हो, ये हीटिंग मेंटल होती है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे नॉब होगा, उस नॉब की हेल्प से हम टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम थर्मोमीटर यूज करते हैं कि टेम्परेचर कहाँ तक जा लिया। थर्मोमीटर लगाते कहाँ पे हैं, थर्मोमीटर हमेशा ही जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके देखो यहाँ पे टॉप के ऊपर एक टेम्परेचर, एक थर्मोमीटर आता है, उसे आप बोलते हैं बैकमान थर्मोमीटर, अलग टाइप का होता है, नॉर्मल टेम्परेचर थर्मोमीटर नहीं होता। बैकमान थर्मोमीटर भी साथ के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं, ऊपर से जब हम कंडेंसर जोड़ते हैं उसके साथ वहां पे माउथ के अंदर दोनों चीजें डल जाती हैं। तो जो बैकमान थर्मामीटर होता है, जो भी यहाँ से जब हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग के दौरान जो वेपर बनते हैं, वो ऊपर जाके जो थर्मामीटर, बैकमान थर्मामीटर का जो बॉटम होता है, इससे वो टच करता है। यहाँ पे जाके देखो उसकी कंडेंस, देखो यहाँ पे हीटिंग, ऊपर जाके दोबारा कंडेंसेशन, दोबारा से लिक्विड बन गया, इससे टच हुआ। जब टच हुआ तो जो गर्मी यहाँ तक जो पहुंची, हीटिंग पहुंची, फिर उसमें टेम्परेचर की रेंज आ गई कि टेम्परेचर कितना हो चुका है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रहता है कि कितना टेम्परेचर उस रिएक्शन मिक्सचर का हो चुका है। ये तो कहते हैं ना, हीट द रिएक्शन मिक्सचर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, नहीं तो हम ध्यान कैसे रखेंगे। हम ये थोड़ी ना बार बार निकालेंगे फिर थर्मामीटर डालेंगे, ऐसा थोड़ी ना करना होता है। यहाँ पे बैकमान थर्मामीटर ऊपर लगाना होता है हमें, और उससे हमें कंटिन्यूटी में वो टेम्परेचर हमें दिखता रहता है। प्लस साथ के साथ जो भी हम कभी भी हीट करें, तो हीट के दौरान जो आपकी चाइना डिश होती है, उस चाइना डिश के जो टूटा हुआ पार्ट होता है, मैंने कल भी कुछ बच्चों को बताया था, आप हमेशा ही वो पहले इसमें छोटे छोटे पीस दो तीन डाल देते हैं, उन्हें बॉइलिंग चिप्स बोला जाता है, बॉइलिंग चिप्स, ताकि वो बंपिंग ना होने दे। बंपिंग का मतलब वो एक्स्ट्रा कई बार उछल जाता है ऐसे, जिससे किसी को नुकसान ना हो, है ना। तो यानी एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये बॉइलिंग चिप्स। तो ये हमेशा ही डाले जाते हैं, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके दौरान जब आप हीटिंग करते हैं, तो उससे पहले आपको बॉइलिंग चिप्स डालनी ही डालनी है, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। आगे ना बात समझ में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमें करना क्या होता है, कंडेंसर अब है ना दो टाइप के होते हैं। कंडेंसर देखो दिखने में तो कंडेंसर एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन कई बार जो शेप होती है ना कंडेंसर की, एक तो ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल 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 स्ट्रेट आपकी उसके अंदर पाइप आपको दिखाई देगी ऐसे। एक ऐसे होंगे जिसके अंदर बल्ब बने हुए होते हैं, कंडेंसर के अंदर बल्ब, बल्ब का मतलब इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि जो भी हम यहाँ से हीट करें, जो वेपर जाए तो उनको लंबा रास्ता तय करना पड़े।
लॉन्ग पाथवे का मतलब वहां पे जाके ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाएंगे वेपर, दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड नीचे गिर जाए। मतलब लॉस ना हो हमारे रिएक्टेंट्स का, हमें अपने रिएक्टेंट का लॉस नहीं होने देना, हमें अपने सॉल्वेंट का लॉस नहीं होने देना। यानी कंडेंसर का पर्पस ही क्या है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर हमने लिया है उसमें कोई सॉल्वेंट है, रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स जो है, जब भी हम उनको हीट करें तो उनका लॉस ना हो, उसके लॉस को रोकने के लिए हमेशा ऊपर लगाया जाता है कंडेंसर। वो कंडेंसर एयर कंडेंसर भी हो सकता है, वाटर भी। अगर हम नहीं, मान लीजिए देखो ये ऊपर देखो आपने ऐसे कंडेंसर लगा दिया, इसमें देखो आप देखेंगे एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, बीच में देखो ये जो बीच का पार्ट होता है ना बेटा कंडेंसर के, देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो इस टाइप से कंडेंसर मान लीजिए आपने यहाँ पे फिट कर दिया, तो इसके बीच में देखो इस टाइप से आपको ये लॉन्ग पाइप दिखाई दे, ये जो लॉन्ग जैकेट है जिसके अंदर से वेपर जाने हो, तो इस जैकेट के बाहर की तरफ ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाहर की तरफ यहाँ पे जो आउटर जैकेट होती है, ऐसे आउटर जैकेट, उस आउटर जैकेट के अंदर हम वाटर का फ्लो कर भी सकते हैं और ना भी करें। देखो इस टाइप से ये आउटर जैकेट है, जो ये लॉन्ग पाइप है ना, लॉन्ग पाइप का इस आउटर जैकेट से कोई कनेक्शन नहीं है ऐसे, यानी लेकिन जो वाटर हम डालेंगे, वाटर कैसे डालें, ऊपर से डालें नीचे से डालें, कुछ इस टाइप से डालना होगा ना कि पूरे सिस्टम को क्या मिलती रहे, बोलो कूलिंग मिलती रहे, ताकि जो वेपर यहां से जाए और क्या बताओ बाहर ही निकल जाए। बाहर निकलने से कैसे रोकें, उनका कंडेंसेशन करना है, या तो वेपर ऐसे हो कि यहां तक जाके अपने आप कंडेंस होकर वापस नीचे गिर जाए, ऐसा हो नहीं रहा, तो फिर उस वक्त क्या कहा जाता है, वाटर कंडेंसर यूज करें। मतलब आप क्या करेंगे, जब भी आप वाटर डालेंगे तो वाटर कैसे डालेंगे, देखो यहां से आपने बोलो क्या डाला, वाटर इन, और यहां से वाटर क्या हो जाएगा, आउट। तो जो हमारे टैप होती है लैब के अंदर, टैप से एक पाइप आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, वाटर आएगा और जाके घूमता रहेगा और यहां से बोलो वो बाहर चला जाए, इन आउट इस टाइप से। तो जो भी वेपर आपके मिले, नीचे से वेपर आए, उनको एकदम से ठंडक मिल गई क्योंकि ठंडा पानी आ रहा है यहाँ से, और एकदम वो क्या हो जाएंगे बोलो, कंडेंस, थोड़े ऊपर तक जाएंगे, वाटर तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो हमें कंडेंस करना है, जो भी हमारे सॉल्वेंट का लॉस नहीं होने देना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी बने उनका लॉस नहीं होने देना, मान लीजिए बाद में प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो गए उनका लॉस नहीं होने देना, इसलिए हम फिर यूज करते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर पास ना करे तो इसको आप एयर कंडेंसर कह देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद कई बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक कंडेंसर के ऊपर दूसरा कंडेंसर लगा देते हैं, मतलब ये जो कंडेंसर आया है इसके ऊपर एक दूसरा सॉकेट लगा के देखो, दूसरा सॉकेट लगा के देखो इस टाइप से, आप ध्यान दे रहे हैं, दूसरा सॉकेट इस टाइप से लगा के इसमें फिट हो जाता है ऐसे अलग से, और फिर दोबारा से फिर हमारे पास देखो ये अगला कंडेंसर आ गया, देखो दूसरा कंडेंसर की कनेक्शन देखो इधर, और इसी टाइप से इसमें भी इन और आउट होगा, इनलेट और आउटलेट, इसको एयर भी बना सकते हैं और वाटर कंडेंसर भी। फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जब भी हमारे पास प्रिपरेशन कर रही हो, कोई प्रोसेस चल रही हो, तो उसके दौरान हम चाहते हैं कि सेपरेशन कर दे। आपने पढ़ा है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, तो उसके दौरान यानी जो मिक्सचर है, आपके जो प्रोडक्ट बन गए उनको अलग अलग भी करना है, तो उस वक्त फिर हम अलग अलग तरह की डिस्टिलेशन यूज करते हैं। लॉन्ग पाथवे देना हो तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक इधर कलेक्शन हो जाए, दूसरा यहाँ पे बचा रहे। मान लीजिए दो है आपके पास, आपके ए और बी, उनको अलग करना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा बोलो, इवेपोरेट 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 इवेपोरेट, और यहां से जाएगा और इधर हम क्या कर देंगे बोलो, उसकी कनेक्शन। अगर हम ये चाहते हैं कि इसको लगाए ही ना, देखो इस स्ट्रेट वाले, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं इधर, कि यहां से वेपर जाए और इधर कंडेंसर कंडेंस होके और सीधे कलेक्ट कर लें। वो तो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें कनेक्टिविटी देनी है, किस तरह से हमें कंडेंसर को यूज करना है, एक कंडेंसर यूज करें, दो कंडेंसर यूज करें, सारा सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर हो गया ना बेटा। तो यानी आपको इस तरह से काम करना है, और ये जो मैंने बताया ये रखेंगे कहाँ पे, हीटिंग मेटल के ऊपर रख सकते हैं, वाटर बाथ के ऊपर इसको रख सकते हैं, सैंड बाथ पे रख सकते हैं, ऑयल बाथ के ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, एक चीज और जो आपके सिलेबस में जैसे क्रोमेटोग्राफी है, तो क्या करें उसके दौरान और थोड़ी प्रिकॉशन हमें रखनी पड़ती है। आप शुरू में क्या करेंगे, आप रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्रोमेटोग्राफी को भी फिर अच्छे से सीख लेंगे। देखो हमारा मकसद, सिलेबस का मकसद क्या होता है, आपको सिखाना। सिलेबस का मकसद ये नहीं होता कि अगर हमने ये दे दिया आपको कि क्रोमेटोग्राफी, जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड वाला है, किन एमिनो एसिड के मिक्सचर को सेपरेट करके दिखाएं। हमने कोई मिक्सचर दे दिया एमिनो एसिड का, आपको ये बताएं कि इसमें कितने कंपोनेंट है, उसके बारे में पता लगाएं। वो तो वहां पे तो सब कुछ लिखा होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि ये मिक्सचर है, सॉल्वेंट आप नीचे कौन लें, जिसे मोबाइल फेज कहते हैं, वो बुक में देखा, देख के आपने लिख दिया,
वही आपने मोबाइल फेज ले लिया। फिर जब वो मूव करेंगे आपके डिफरेंट कंपोनेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोबाइल फेज, तो उनके स्पॉटिंग कहाँ आएगी, आरएफ वैल्यू कितनी आएगी, वो भी बुक में लिख रखी होती है। तो मतलब आपकी आरएफ वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए। लेकिन जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप कर लेना जो आपके सिलेबस में है, लेकिन साथ ही साथ ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आप में से जिस बच्चे ने अभी जो जो प्रिपरेशन आपकी बची हुई है जब आप वो करे, तो शुरू में जब भी आप रिएक्टेंट लेते हैं तो आप शुरू में ही क्या करें, अपना वो आप टीएलसी भी कर सकते हैं, पेपर भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अपनी कैपिलरी ट्यूब लें और कैपिलरी ट्यूब लेके और अपने रिएक्शन मिक्सचर को, देखो जो आपने रिएक्शन मिक्सचर लिया कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप करें, आपका आ गया, और आपकी टीएलसी या पेपर के ऊपर उसकी स्पॉटिंग लगा दें और फिर अपने जार के अंदर उसको रख दें। क्योंकि जो रिएक्टेंट है उनके नेचर का तो आपको पता ही है, वो पोलर है या नॉन पोलर, अकॉर्डिंगली आप जो बच्चे अपने ग्रुप में करें और ग्रुप में करने के बाद आप अलग अलग ले लें। एक आप ऐसे भी करके देखें, एक बच्चा मोस्ट पोलर ले, एक मोस्ट नॉन पोलर ले, एक उनकी पोलरिटी के बीच वाला ले, कोई मिक्सचर करके ले, क्योंकि आप कितने सारे बच्चे हैं, तो जब आप इतने सारे बच्चे हैं तो आप अलग 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 उसको चूज कर सकते हैं ना। और फिर आप देखें कि हमारा रिजल्ट किस में अच्छा आया, आप देखें किसके अंदर मूवमेंट अच्छे से हुई, तो जिसमें अच्छे से हुई मूवमेंट वो हमने चूज कर लिया कि भाई दैट पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज सुटेबल फॉर द पेपर या द टीएलसी क्रोमेटोग्राफी। जब हमने ये मिक्सचर लिया उसके लिए वो सॉल्वेंट अच्छा था, वो भी ना डिटेक्शन उस चीज की, बुक में भी नहीं लिख रखा था उसका, लेकिन हमने फिर भी कर दिया। तो ये काम जब हम करते हैं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम हीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे बुक में लिख रखा है इसके बारे में 40 मिनट्स तक हीट करें, मतलब 40 मिनट्स के बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप क्या करें, आप है ना 10 मिनट के बाद दोबारा से बड़े ध्यान से जो आपने ये लगा रखा है कंडेंसर, स्टॉप हीटिंग उसको हटाएं और अपनी कैपिलरी ट्यूब दोबारा से उसमें डिप करें, और डिप करने के बाद दोबारा से टीएलसी और पेपर लगाएं। फिर देखें कि आपके पास मान लीजिए पहले रिएक्टेंट दो ही थे इसमें, तो दो थे, तो बोलो कितने स्पॉट आने चाहिए, दो ही स्पॉट हमें दिखने चाहिए, टीएलसी और पेपर में दो स्पॉट आ गए, दो स्पॉट आपने नोट डाउन कर लिए। जो मोबाइल फेज आपने चूज किया वही रखेंगे आप, उसको बार बार नहीं बदलेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम मोबाइल फेज लें और दोबारा से 10 मिनट के बाद फिर से आपने स्पॉटिंग की और फिर देखा कि अब स्पॉट जो है वो 2 की बजाय 3 आ रहे हैं या 2 की बजाय 4 आ रहे हैं। तो और जो 2 स्पॉट पहले थे जिस पोजीशन पे, वहीं पे तो स्पॉट है ही, अगर मान लो वो अभी भी है तो वो क्या शो कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब वो रिएक्टेंट अभी दोनों बाकी हैं। तो एक नया स्पॉट भी आ गया, जो नया स्पॉट आया है ऊपर नीचे कहीं पे भी, उस नए स्पॉट का बनना क्या एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है वो कोई इंटरमीडिएट बना हो, जरूरी थोड़ी ना वो कोई प्रोडक्ट हो, वो क्या हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा कि आपने रिएक्शन को कंटिन्यू किया, स्टार्ट हीटिंग अगेन, और उसके बाद आपने जैसे बुक में लिख रखा था 40 मिनट के बाद हो गया, तो आप 40 मिनट्स के बाद या बीच में एक बार और करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं, 40 मिनट्स के बाद फिर से स्पॉटिंग करके देखें। फिर जब आप स्पॉट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि 2 रिएक्टेंट थे ना, 2 में से एक तो डिसअपीयर हो गया, एक स्पॉट तो दिख नहीं रहा, और एक जो नया स्पॉट आया था ना अब वो आ गया। बस इससे क्या प्रूव हुआ कि एक रिएक्टेंट फिनिश हो चुका है, अब और आगे हीटिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो कब बनेगा जब दोनों रिएक्टेंट होंगे। तो एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट के स्पॉट का डिसअपीयरेंस का होना ये शो करता है कि फर्दर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप उस वक्त स्टॉप हीटिंग, मतलब रिएक्शन पूरी हो चुकी है, या आप खुद भी जजमेंट कर सकते हैं टीएलसी या पेपर की हेल्प से, पता चल गया ना प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बारे में। यही तो हम एप्लीकेशन लिखते थे क्रोमेटोग्राफी की। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर जो नया स्पॉट आ गया, फिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठा होगा, सर एक क्यों बच गया। एक इसलिए बच गया क्योंकि बेटा जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा जैसे A प्लस बी कोई 2 रिएक्टेंट थे, आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बने C प्लस डी। अब ये जो भी है रिएक्शन, अब जब भी मान लीजिए हमारी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप उस रिएक्शन को लिख दें, और लिखने के बाद आपके जो भी इधर आपके पास जो रिएक्टेंट थे जो भी हैं, आप इधर उनको बैलेंस कर दें। इधर मान लीजिए 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, है ना, इधर मान लीजिए फिर 2 लिख दिया, इधर मान लीजिए 4 लिख दिया। मान लीजिए ये रिएक्शन आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपने उस रिएक्शन को पहले बैलेंस किया। प्रिपरेशन करने से पहले जो भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं आप उसको लिखें कॉपी के अंदर, और लिखने के बाद आप उसको बैलेंस जरूर करें। बैलेंस करने के बाद जो भी ये कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं बैलेंसिंग के लिए जो आपने लिखे, वो नंबर ऑफ मोल्स है उनके, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है। देखो रिएक्टेंट एक नॉन रिएक्टेंट है, आपके सिलेबस में जो प्रिपरेशन हम कह रहे हैं इसको बनाओ तो नॉन है ना वो रिएक्शन, तो मतलब नॉन रिएक्टेंट है, नॉन रिएक्टेंट है तो उसके मोलिकुलर मास का आपको पता है।
अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 मोल होता, 1 मोल होता तो उसका मोलिकुलर मास होता। मतलब 2 मोल का मतलब इस 2 को मल्टीप्लाई बोलो किस चीज से कर दें, इस A के मोलिकुलर मास से, बोलो A के किससे, मोलिकुलर मास से। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, B के मोलिकुलर मास से। मान लीजिए कोई ना कोई यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मान लीजिए वैसे रफली मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आंसर आ गया 40 ग्राम, मान लीजिए यहाँ पे आंसर आ गया 100 ग्राम, ऐसे आ गया मान लीजिए। फिर आप क्या करें, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दें, मतलब 40 को 40 से डिवाइड कर दें और 100 को भी 40 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 2 पॉइंट मान लीजिए 5 आ गया, 5 ग्राम, ये 1 ग्राम आ गया। तो अब क्या करें, मिनिमम अमाउंट में लेके रिएक्शन को करें, हमें पोल्यूशन भी नहीं करना। तो क्या करें, 1 ग्राम तो इसका ले ए का, और 2.5 ग्राम ले इसका, या और भी कम कर लो, 0.5 ग्राम ले आप ए का, और इसका भी हाफ 1.25 ग्राम ले आप बी का। इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ले लेना, बैलेंस रिएक्शन के अनुसार रिएक्टेंट को ले लेना। जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में लिख रखा होता है कि इतने ग्राम इसका ले, इतने ग्राम इसका ले, आप ऐसा ले। आपके पास रिएक्शन होती है, आप सभी बच्चों को अपनी रिएक्शन बैलेंस करनी आप +1 के अंदर सीख चुके होते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है। तो जब आप उसको बैलेंस कर देंगे तो इस तरीके से, अपने तरीके से आप रिएक्टेंट की अमाउंट को लें। जब आपने मान लीजिए 1 ग्राम और 2.5 ग्राम ले लिया और बिल्कुल एग्जैक्ट नापा, इसमें कोई कमी नहीं है, एग्जैक्ट बिल्कुल बैलेंस के ऊपर, और फिर आपने क्या किया, जब आप फिर रिएक्शन को करते हैं तो बोलो क्या होगा, फिर आप जब क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो ये जो 2 रिएक्टेंट थे और बी, जब आपने शुरू में स्पॉटिंग की तो 2 स्पॉट आएंगे। उसके बाद मान लीजिए 10 मिनट के बाद आपने देखा, 15 मिनट के बाद देखा, आपने देखा 2 स्पॉट के साथ साथ एक तीसरा स्पॉट भी आना शुरू हो गया, या 2 और आ गए, 4 स्पॉट हो गया। अगर 2 प्रोडक्ट बनते हैं C+D, क्या पता एक ही प्रोडक्ट बनता हो आपकी प्रिपरेशन में, जैसे आप एक ही बनाते हैं ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में बनता है ना, एक ही ये प्रोडक्ट बन गया, क्या पता उसका आइसोमर दूसरा भी बन जाए। तो मान लीजिए 2 स्पॉट आएंगे, एक आएगा, 2 पुराने हैं, 2 नए स्पॉट आ गए। तो जो 2 पुराने स्पॉट है, कुछ देर के बाद आपने हीट किया, फाइनली आपको क्या दिखाई देगा कि जो 2 स्पॉट थे रिएक्टेंट वाले, वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए। दोनों स्पॉट का कंप्लीटली डिसअपीयरेंस का होना क्या शो करता है कि आपके काम के अंदर पूरी एफिशिएंसी थी। आपने जो शुरू में रिएक्टेंट को लिया वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रिएक्शन को बैलेंस करके और बिल्कुल अच्छे से स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट के अंदर लिया, बैलेंस अमाउंट के अंदर आपने उसको लिया है, आपके काम में कोई कमी नहीं है। तो जो एग्जामिनर होगा, जब वो इस चीज को चेकआउट करेगा, जब आपके वाइवा ले और उसके दौरान कोई देखे और आप इस टाइप से उन सारी बातों को एक्सप्लेन भी कर दें उसके सामने, तो उस चीज का देखो इम्पैक्ट तो होना ही होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं अकॉर्डिंगली, तो उसका इम्पैक्ट होना ही होता है। या आप कोई कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम लेते हैं तो उसके दौरान ऐसा ही काम होना होता है। फिर देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए आपने दिस अमाउंट में ले लिया, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनना था, मान लीजिए वो प्रोडक्ट भी आपका 100 ग्राम ही बनना था, आगे 100 ग्राम C बनना था, मान लीजिए एक ही बन गया, C बनना था। आपने इसको भी मल्टीप्लाई किया था 2 मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या से, इस मोलिकुलर मास ऑफ C से, और मान लीजिए 100 ग्राम आता है, वो भी उसका भी कुछ ऐसे ही था, मान लीजिए रफली हमने लिख दिया। जब हमने बैलेंस किया 40 40 40, इसको भी मान लीजिए 40 से हमने डिवाइड किया, तो बोलो क्या आया, 2.5 ग्राम। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय ये है, आपने यहां से ये भी सीख लिया कि जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो मतलब आपके, अगर आप 1 ग्राम A और 2.5 ग्राम B लेते हैं तो प्रोडक्ट आपका कितना बनना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए 2.5 ग्राम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है ऐसा। तो फिर जब आप लास्ट में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद जब आप उसको फिल्टर कर लेते हैं, मान लीजिए सॉलिड प्रोडक्ट है, फिर उसको आप ड्राई अप कर लेते हैं, ड्राई अप करने के बाद फिर आप उसका वेट देखते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, सारा सब कुछ करने के बाद फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट बना, वो अगर वो बन गया 2.5 ग्राम या जो भी बना, मान लीजिए बन गया 2.5 ग्राम, मान लीजिए बन गया 2.1 ग्राम है, जो बनेगा वो तो आप वे कर लेंगे ना। फिर उसके बाद जो बेटा आप निकालते हैं यहाँ पे परसेंटेज यील्ड, लास्ट में जो आप लिखते हैं कि इतनी परसेंटेज यील्ड आ गया, आखिर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही तो है ना कि आपका यील्ड आई कितनी, आपकी यील्ड 2.5 ग्राम से तो ज्यादा आ नहीं सकती, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है। उसे ज्यादा आ रहा है तो आपने गलती कर रखी है कहीं ना कहीं, या कोई और भी साइड प्रोडक्ट बना है जो आपके आइडेंटिफिकेशन में आया नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता। तो हुआ क्या, परसेंटेज यील्ड का मतलब मान लीजिए 2.1 ग्राम आपका प्रोडक्ट बन गया, और बनना कितना चाहिए था 2.5 ग्राम। जैसे आपके मार्क्स आते हैं ना, 2.5 में से कितने आए, 2.1 ग्राम आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो ये इसकी कहलाती है परसेंटेज यील्ड। मान लीजिए किसी खेत में खेती बाड़ी करते हैं तो उसके दौरान आपने जो बीज डाला उसके अनुसार पैदावार होनी चाहिए थी 2.5 ग्राम, लेकिन कुछ सूखा पड़ गया, कभी कुछ बारिश हो गई, या सर्दियों में अब ऐसे ओले गिर गए, है ना, कुछ हो गया और 2.1 ग्राम ही आया, तो हमारी प्रोडक्शन घट गई, या उतनी भी आ सकती है ना।
तो इस टाइप से आप परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। एग्जाम में भी थ्योरेटिकली जब आपके क्वेश्चन आते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं और, तो वहां पे भी आपसे कहा जाता है कि परसेंटेज यील्ड ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये इतना इतने से रिएक्ट हुआ और बन गया, लेकिन इतना देखो बता दिया हमने, इतना रिएक्टेंट ये लिया, इतना दूसरा रिएक्टेंट ये लिया, नाम भी बता दिए उनके और प्रोडक्ट बन गया इतना। अब ये बताएं परसेंटेज यील्ड है कितनी। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन, जैसे मैंने बताया आप रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद जो काम मैंने करके दिखाया ये काम करते हैं। फिर उसके बेसिस के ऊपर आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो दो रिएक्टेंट आपने लिए और अनइक्वल अमाउंट में ले लिए, बैलेंस इक्वेशन के अनुसार नहीं लिए। मान लीजिए आपने क्या किया 1 और 1.2.5 ग्राम नहीं लिया, आपने क्या किया ये 2 ग्राम ले लिया, इधर वाला 2 ग्राम, ये 2 ग्राम और ये 2.5 ग्राम ही लिया, होगा क्या, ये 2.5 ग्राम इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आपने ये 2 ग्राम ले लिया ना बेटा, तो 2 ग्राम में से क्या होगा, 1 ग्राम तो रिएक्ट कर गया इसके साथ, 1 ग्राम बच गया। बोलो कौन बचा, ए बच गया। बोलो कौन कंप्लीटली फिनिश हो गया, बी फिनिश हो गया। जो फिनिश हो जाता है ना, तभी तो रिएक्शन रुक गई, नहीं तो आगे चलती रहती। तो वो कौन सा है रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन लिमिट हो गई, रिएक्शन रुक गई। ऐसे ही सब्सटेंस को, ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट। भाई पता है कि रिएक्शन जिसकी वजह से रुकी वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जिसने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, जिसने रिएक्शन को रोक दिया वो तो रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट तो वो हो नहीं सकता ना, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है रिएक्शन होने के बाद। तो वो कौन, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, तब हम वर्ड यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर दोनों ही कंप्लीटली यूज अप हो गए, बैलेंस रिएक्ट, तब हम ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। तो बोलो ये लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपने दोनों के दोनों रिएक्टेंट अनइक्वल अमाउंट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार ना लिए हो और अनइक्वल अमाउंट के अंदर ले लिए हो, बैलेंस इक्वेशन के अनुसार ना लिए हो, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड को यूज कर सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में। तो जब कभी भी आप प्रिपरेशन अपनी करेंगे, तो प्रिपरेशन करने के दौरान बुक को आप जरूर देखें, उसमें लिखी हुई अमाउंट को भी देखें, लेकिन उससे पहले जो काम अभी आपको ये समझाया गया, बैलेंसिंग करना किस तरह से करना, वो जरूर करें और उसी के बेसिस के ऊपर अपनी परसेंटेज यील्ड भी लास्ट में निकालें। और जो बुक में दे रखा है कि इसकी यील्ड आनी इतनी चाहिए थी, अब बुक वाली बात के ऊपर क्यों विश्वास करें, आप खुद ना उस रिएक्शन को बैलेंस कर लें, बैलेंस करके खुद ही देख लें कि यील्ड आनी कितनी चाहिए थी और आपकी आ कितनी गई, वो वेइंग से आप देख पा रहे हैं। तो आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छे से होगा। जब कभी कोई टीचर आपसे पूछे, और जैसे मैं पूछूं, कोई भी पूछे एग्जामिनर पूछे, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जवाब देने हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। तो ये था आपके पिछला जो काम था बफर सॉल्यूशन के बारे में था, जो आपने काम किया था, उसके बारे में क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती है वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट होता मेरे से पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए, क्या क्या काम आप करें, क्या क्या चीज, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई कमी रह गई हो कि सर ये चीज रह गई, आप मुझे ये बता दें, आप खड़े होकर मेरे से पूछ सकते हैं, तो वो चीज बेटा हम आपको बता देंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट, मेरी तरफ से जितना मैं आपको बता सकता था बेटा मैंने बता दिया। और देखो 100% कोई चीज होती नहीं, अभी भी कोई कमी रह गई होगी मेरे बताने में, लेकिन फिर भी जो कमी रह गई और आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया अच्छे से समझ में? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब अपना प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। अटेंडेंस बेटा आपकी हो गई थी।